is involved in acquisition, storage, manipulation, and transformation of information received from the environment along with its use and communication. तो ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है? ये मेंटल प्रोसेसेस पे डिपेंडेंट होती है। मेंटल प्रोसेसेस पे डिपेंड होती है और क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है? एक्विजिशन, किसी चीज़ को स्टोर करना, किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसको ट्रांसफॉर्म करना हमारे एनवायरनमेंट से, और हम किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती हैं। The major cognitive process are attention, perception, memory, reasoning, problem solving, decision making and language। और इसके बाद जो मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। यू विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक लेटर इन दिस टेक्स्ट बुक, और इस टेक्स्ट बुक में हम लेटर ऑन ये चीज़ क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इन ऑर्डर टू स्टडी दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। तो अब इन सारी प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे अपने लेबोरेटरी में बैठ के, अपनी लेबोरेटरी की सेटिंग्स में। सम ऑफ देम ऑल्सो फॉलो एन इकोलॉजिकल अप्रोच, और इनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, इकोलॉजिकल अप्रोच भी इस्तेमाल कर रहे थे। दैट इज़ एन अप्रोच विच फोकसेस ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि वो अप्रोच जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी, टू स्टडी कॉग्निटिव प्रोसेस इन अ नेचुरल सेटिंग। और एक नेचुरल सेटिंग में इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस को पढ़ना, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो एक कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि किसी चीज़ को स्टोर करना, उसको किस तरीके से हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारी की सारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती थी। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो अब ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये किस चीज़ से कोलैबोरेट कर रही है, किस चीज़ से मिल रही है, न्यूरो साइंटिस्ट से मिल रही है और कंप्यूटर साइंटिस्ट से मिल रही है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी किस चीज़ पे फोकस करती है, ये फोकस करती है रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप होता है बिहेवियर के और फिज़िकल सिस्टम के बीच में, उस चीज़ पे ये फोकस कर रही है, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन है और हमारा बाकी का जो नर्वस सिस्टम है उस पे द इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके बारे में, और जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे बिहेवियर को और फिज़िकल सिस्टम को, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में आई। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विथ न्यूरो साइंटिस्ट। ये जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट हैं किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जूलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब न्यूरो साइकोलॉजी है क्या, कि ये बेसिकली एक फील्ड है जो कि इमर्ज्ड फील्ड है रिसर्च में, जहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं वो एक साथ काम करते हैं। रिसर्चर्स आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो इसमें रिसर्चर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल पढ़ रहे होते हैं, और जो उनमें केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे न्यूरल कम्युनिकेशन में, जो हमारे डिफरेंट ब्रेन के एरियाज़ हैं उनमें न्यूरल कम्युनिकेशन में जो केमिकल यूज़ होते हैं उस बारे में ये रिसर्चर्स स्टडी करते हैं। एंड देयरफॉर इन एसोसिएशन विद मेंटल फंक्शंस, और इसीलिए किस तरीके से जो मेंटल फंक्शंस हो रहे हैं ये भी हमें पता चलता है। दे डू देयर रिसर्च ऑन पीपल विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन। जो लोग जिनका ब्रेन जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है उन पे ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। एज वेल एज ऑन पीपल विथ डैमेज्ड ब्रेन, और साथ ही साथ उन लोगों पे भी काम करते हैं जिनका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो गया है और वो किन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। वो ईईजी, पीईटी, एमआरआई एक्सेट्रा को यूज़ करते हैं। और इन सारी टेक्निक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर।
तो इसमें हमें इतना ही दिया है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किस चीज़ के बारे में पढ़ती है? ये पढ़ती है फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेस में और स्टेजेस में, जो लाइफ स्पेन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वहाँ पे होती है। फॉर कंसेप्शन टू ओल्ड एज के कंसेप्शन में जो प्राइमरी कंसर्न है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, वो क्या है? इज़ हाउ वी बिकम व्हाट वी आर। कि हम आज क्या हैं, वो हमें इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से हमें पता चलता है कि हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है। फॉर मैनी ईयर्स द मेजर एम्फेसिस वाज ऑन चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट। बहुत सालों तक ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी थी, ये एडोलसेंट्स और चाइल्ड के डेवलपमेंट के बीच में मतलब मेजरली एम्फेसाइज थी। However, today an increasing number of developmental psychologists show strong interest in adult development and aging। हालांकि आज के टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग डेवलपमेंट है जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें, जो कि किस चीज़ को शो करता है, वो इस चीज़ को शो करता है कि ये जो एडल्ट डेवलपमेंट और एजिंग है, इसमें लोग क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दे फोकस ऑन द बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, कॉग्निशन हो गया, इमोशन हो गया, टेम्परामेंट हो गया, मोर्टालिटी हो गया, सोशल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कोलैबोरेट करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ, एजुकेशनलिस्ट के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, और जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनके साथ, काउंसलर्स के साथ। और ये ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच जो है नॉलेज की, उससे कंसर्न है जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस की बात हो रही है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ सोशल साइकोलॉजी। So, social psychology explores how people are affected by their social environments and people think about and influence other। तो सोशल बायोलॉजी किस चीज़ से एक्सप्लोर है? ये बेसिकली उस चीज़ से एक्सप्लोर है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है या किस तरीके से जो सोशल एनवायरनमेंट है वो लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, और उनकी जो थिंकिंग है उसको किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि एटीट्यूड कैसा है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेके, कंफर्मिटी क्या है, कितना ओबीडियंस हमारे अंदर है अथॉरिटी को लेके, या फिर जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता है, जो हेल्पफुल बिहेवियर है, या प्रिजुडिस, हम किसी के बारे में पहले ही जजमेंट बना लेते हैं, अग्रेशन क्या है हमारा, हमारा सोशल मोटिवेशन क्या है, और जो हमारा इंटर ग्रुप रिलेशन है, इन सारी चीज़ों को लेके जो चीज़ होती है वो सोशल साइकोलॉजी के अंदर आती है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी। सो ये किस चीज़ को एग्जामिन करती है? ये हमारे कल्चर को समझने में रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरीके से बिहेवियर है, थॉट है और इमोशंस हैं। It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential but also a product of culture। तो जो ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब ये चीज़ ये बताती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो सिर्फ एक ह्यूमन और बायोलॉजिकल पोटेंशियल का रिफ्लेक्शन नहीं है, जबकि ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है कल्चर का। देयरफॉर बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन इट्स सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो जो बिहेवियर है वो किस चीज़ पे हमें स्टडी करना चाहिए? हमें सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हमें बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। As you will be studying in different chapters of this book, cultural influence human behavior in many ways and in varying degree। तो हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे इस बुक के कि किस तरीके से जो कल्चर है वो ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सारे तरीक़ों से और बहुत सारी डिग्री में। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। Environmental psychology study the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution, and natural disasters on human behavior।
तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या चीज़ पढ़ती है, वो ये पढ़ती है जो फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन या फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं किस तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, किस तरीके से जो फिज़िकल अरेंजमेंट है वर्क प्लेस का वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हेल्थ को, इमोशनल स्टेट को या इंटरपर्सनल जो रिलेशन होती हैं वो भी यहाँ से क्या है इन्वेस्टिगेट हम कर सकते हैं। करंट टॉपिक ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड आर एक्सटेंड टू विच disposal of waste, pollution, explosion, conservation of energy, efficient use of community resource are associated with and are functional of human behavior। तो अब ये जो डिस्पोज़ल ऑफ वेस्ट है और जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है और कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी है और इफ़ेक्टिव यूज़ हम जो कम्युनिटी में यूज़ करते हैं रिसोर्सेज़ का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कुआँ है पानी का एक गाँव में, तो एक हमारे पास एक ही रिसोर्स है पानी का, इसको किस तरीके से इफ़िशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे एसोसिएशन और इनके फंक्शंस जो हैं ह्यूमन बिहेवियर में, ये सब हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन वी हैव हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किस चीज़ पे फोकस करती है, ये फोकस करती है स्ट्रेस, एंजाइटी, जो डेवलपमेंट होता है पर प्रिवेंशन होता है, जो ट्रीटमेंट होता है इलनेस का हम किस तरीके से कर रहे हैं। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कोपिंग। तो जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं एक हेल्थ के साइकोलॉजिस्ट के लिए, वो स्ट्रेस और उसको किस तरीके से हम स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं, यानी उसको किस तरीके से हम झेल सकते हैं, ये होता है द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और हेल्थ हैं उनके बीच का रिलेशन, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एंड वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ इनहेंसिंग फैक्टर्स, और पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप क्या है और उनको किस तरीके से हम इन्हेंस कर सकते हैं हेल्थ प्रमोटिंग, मतलब हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी किस चीज़ से ट्रीट करती है, डील करती है, ये डील करती है ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज एनजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर एंड क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज़। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, जो किस चीज़ पे एम करती है कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में फंक्शनिंग को, लोगों को हेल्प करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और जो स्ट्रेस वो डेली ले रहे हैं उसको किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली कोप कर सकते हैं, जैसे जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। जो वर्क है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वो ज़्यादा डिफ़र नहीं करता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से। ऑल्दो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो समटाइम ऐसे लोगों से डील करते हैं जो कि लेस सीरियस हैं। तो इन मैनी इंस्टेंस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क विथ स्टूडेंट। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको एडवाइस करते हैं उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी करियर प्लानिंग के बारे बारे में। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इस चीज़ पे भी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से कोई बीमारी हुई है उसका ट्रीटमेंट और जो प्रिवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के। हाउ आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट डिफरेंट। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ये एक डिग्री है साइकोलॉजी की, जहाँ पे उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे लोगों को जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वहीं पे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो एक मेडिकल डिग्री है जो कि कुछ सालों की क्या है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। वन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्ट इन द साइकेट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड गिव इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट वेदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट। तो जो साइकेट्रिस्ट होता है वो क्या कर सकता है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है, बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो चीज़ नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकता है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो ये बेसिकली डील करती है वर्क प्लेस के बिहेवियर में और फोकस करती है कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं और मतलब उनके बिहेवियर पे फोकस करती है। जो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जस्ट हैं वो किस चीज़ से कंसर्न है, वो इस चीज़ से कंसर्न है कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जो उनका
और उनकी इम्प्रूविंग वर्क कंडीशंस हैं वो, और जो उनका डेवलपिंग क्राइटेरिया है एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने का वो। फॉर एग्जाम्पल, एंड organizational psychologist might recommend that a company may adopt a new management structure। तो अब जैसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये रिकमेंड होते हैं कंपनी को जो अडॉप्ट कर रहा है नए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को, दैट वुड इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ। तो आप मैनेजर और स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन को क्या है, बढ़ा रहा है। तो जो बैकग्राउंड है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का, वो इंक्लूड करता है कॉग्निटिव और सोशल साइकोलॉजी। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ये स्टडी है पीपल की कि किस तरीके से वो एजेस लर्न कर रहे हैं। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्राइमरली किस चीज़ पे हेल्प करते हैं, वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं और जो मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, जो लोगों को ट्रेन करने के लिए यूज़ होते हैं, दोनों ही एजुकेशनल और वर्क सेटिंग्स में। दे आर ऑल्सो कंसर्न विथ रिसर्च। ये रिसर्च से के साथ भी कंसर्न्ड है कि किस तरीके से जो रिलेवेंस है एजुकेशन की या काउंसलिंग की प्रॉब्लम्स को लर्न करने में, अ रिलेटेड फील्ड। और इसी के साथ जो एक रिलेटेड फील्ड है जिसको हम स्कूल साइकोलॉजी कहते हैं, वो बेसिकली डिज़ाइंड होता है उन प्रॉब्लम्स के साथ जो किस चीज़ को प्रमोट करती हैं, उन चीज़ को प्रमोट करती हैं जिससे कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, और जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है बच्चे का वो अच्छे से हो रहा हो। तो ये सारी जो स्पेशल नीड्स हैं वो स्कूल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। सो दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन अ स्कूल सेटिंग। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड होती है कि जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन की किस तरीके से हम उसका मतलब उसका परफॉर्मेंस हम इन्हेंस कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम उसका मोटिवेशन जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। So sports psychology is a related field, relatively new field, but is gaining acceptance worldwide। और अगर if you have studied physical education in your 11th, तो आपको ये चीज़ पता होगी क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर सेक्शन है, एक चैप्टर है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का 11th और 12th की जो साइकोलॉजी सॉरी जो फिज़िकल एजुकेशन है। तो यू कैन मतलब उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे उसमें कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में भी बहुत कुछ पता है। तो इट इज़ एन इनफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी देयर। देन वी हैव अदर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जो इंटरडिसिप्लिनरी फोकस है ये हम रिसर्च में कर रहे हैं, और जो एप्लीकेशन है साइकोलॉजी का वो किस चीज़ को लेड कर रहा है। जो इमर्जिंग एरिया है जैसे एविएशन साइकोलॉजी या फिर स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री की साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ये सारी मतलब बहुत अलग कम्युनिटी, वुमेन साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो ये क्या है, ये हमें क्या है, ये इंटरेस्ट का एरिया है जो दूसरी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की वो। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। Okay, so now we have themes of research and applications। तो इन द प्रीवियस सेक्शन, इससे पहले वाले सेक्शन में हमने ये देखा कि जो वेरियस ब्रांचेस होती हैं साइकोलॉजी की वो क्या होती हैं। इफ़ यू वर टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, सो द यूजुअल आंसर विल बी दैट दे डू सेवरल थिंग्स वाइल वर्किंग इन अ वेराइटी ऑफ सेटिंग्स। तो हमारा आंसर ये होगा कि वो जो है वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं उस टाइम पे, मतलब एक सिंपल सी सेटिंग में, मतलब वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू एनालाइज देयर वर्क, और लेकिन जब हम उनका जो काम है वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल नोटिस दैट दे बेसिकली इंगेज इन टू काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो जब हम उनका काम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम दो चीज़ें नोटिस करेंगे बेसिकली, मतलब आम तौर पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, या हम ये चीज़ देखेंगे कि वो दो तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। पहली तो है वन इज़ रिसर्च
इन साइकोलॉजी। पहली तो यही होगी कि उनका काम जो होगा वो रिसर्च वर्क होगा, एंड द अदर इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। और दूसरा काम ये होगा कि वो अपनी जो साइकोलॉजी है उसकी एप्लीकेशन कर रहे होंगे, यानी उसको अप्लाई कर रहे होंगे। सो व्हाट आर सम ऑफ द थीम्स विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि कुछ थीम्स जो हैं वो क्या हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं रिसर्च में या फिर एप्लीकेशन में साइकोलॉजी के। सो देर आर सेवरल सच थीम्स, वी विल फोकस ऑन सम ऑफ देम। तो बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं, इनमें से कुछ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो जो पहली थीम है वो यही है कि साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस अटेम्प्ट टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो और साइकोलॉजी दूसरी साइंसेस की तरह क्या चीज़ करती है, ये एक अटेम्प्ट होता है जिसमें ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं बिहेवियर के और जो मेंटल प्रोसेसेस के, उनको मतलब उनको उनके डेवलपमेंट में उधर उस प्रिंसिपल में क्या करती है, उसके काम करती है। सो इसमें क्या है कि इन रिसर्च द मेन कंसर्न इज़ विथ द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। तो रिसर्च में क्या होता है, जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम समझते हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर को और जो मेंटल इवेंट्स हैं उन्हें और जो प्रोसेसेस हैं उन्हें। तो साइकोलॉजिस्ट हु चोज टू इंगेज इन रिसर्च फंक्शन मोर लाइक अदर साइंटिस्ट। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च वर्क में ज़्यादा होते हैं, फंक्शन में ज़्यादा होते हैं दूसरे साइंटिस्ट की तरह। सो लाइक देम दे ड्रू कंक्लूजन्स विच आर सपोर्टेड बाय डाटा। तो अब ये इनके पास क्या होता है, इनके पास कंक्लूजन्स होती हैं जो कि किस चीज़ से सपोर्टेड होती है, डाटा से सपोर्टेड होता है। दे डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्टडीज़ और स्टडीज़ अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑन वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो ये जो है ये डिज़ाइन होता है और कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को और स्टडीज़ को किन्हीं भी कंट्रोल कंडीशंस में, जो कि बहुत वाइड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेना को के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सो द पर्पस इज़ टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इस थीम के अंदर बेसिकली काम यही होता है, बेसिकली पर्पस यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं जर्नल प्रिंसिपल को। वो जो जर्नल प्रिंसिपल होता है वो या तो बिहेवियर के बारे में होता है या फिर मेंटल प्रोसेसेस के बारे में होता है। द कंक्लूजन drawn on the basis of such study apply to everybody and are therefore universal। तो इसके बाद जो हमें यहाँ से कंक्लूजन मिलता है वो क्या होता है, वो बेसिस होती है स्टडी की, जो कि हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं और हर किसी पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। सो एक्सपेरिमेंटल कंपैरेटिव साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोशल डिफरेंशियल एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी आर जनरली रिगार्डेड एज डोमेन्स रिप्रेजेंटिंग बेसिक साइकोलॉजी। तो जो इतने ऊपर हमने डोमेन्स पढ़े ये सब क्या थे, ये एक मतलब ये बेसिक साइकोलॉजी के डोमेन्स है। सो द थीम ऑफ रिसर्च इन दीज फील्ड डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो अब जो यहाँ पे थीम है रिसर्च की हर एक फील्ड में वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड मोटिवेशन। जैसे कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होंगे वो ये चीज़ देखेंगे कि किसी भी इंसान की लर्निंग पावर कितनी है, मतलब मे बी इन अ ग्रुप और मे बी इन अन ऑर्गेनाइजेशन, बट बेसिकली यही देखेंगे कि उनकी लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, ये सब क्या है। तो यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स एज देयर मैथड ऑफ इंक्वायरीज। तो अब इसमें वो क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करेंगे। वेर एज physiological psychologists attempt to examine physiological basis of these behaviors। वहीं पे जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे वो क्या चीज़ एग्ज़ामिन करेंगे, वो ये चीज़ एग्ज़ामिन करेंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस पे बिहेवियर जो है वो कैसा है। वहीं पे जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होंगे वो ये चीज़ स्टडी करेंगे कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं बिहेवियर में,
यानी कि जब ह्यूमन की लाइफ बिगिन हुई थी, उस टाइम पे किस तरीके का उसका बिहेवियर था, और फिर वो जब लाइफ एंड हो रही है उस टाइम पे किस तरीके का उसका बिहेवियर निकल के आया है. सो वेयर एज सोशल साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एज दे टेक प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. और वहीं पे जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं या ये चीज़ पढ़ते हैं कि इंसान का एक्सपीरियंस क्या था, उसका बिहेवियर कैसा था. तो ये सारे जो सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं वो इस बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हमारी जो दूसरी थीम है वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन्स एंड एनवायरनमेंट. तो इसका ये मतलब है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो एक फंक्शन होता है किसका, एट्रीब्यूट्स का. किसका मतलब जैसे ह्यूमन का बिहेवियर एक फंक्शन होता है एट्रीब्यूट्स लोगों का और उसके इन्वायरमेंट का. तो दूसरी थीम ये है कि हम किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ रहे हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ किस तरीके से ह्यूमन का बिहेवियर चेंज हो रहा है या किस तरीके से उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उसमें. सो कर्ट लुविन फर्स्ट प्रपोज द फेमस इक्वेशन B is equal to F, that is P and E, which suggests that behavior is the product of a person and her or his environment. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर क्या होता है, वो एक प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, एक इंसान का और उसके इन्वायरमेंट का. तो जो ये P है यहाँ पे वो पर्सन को डिनोट कर रहा है और E जो है वो इन्वायरमेंट को डिनोट कर रहा है. What this equation simply tells us is that the variation we find in human behavior are largely due to the fact that person differ with respect to their various attributes because of their genetic endowments and diverse experience, and so do the environment they are placed in. तो हमें इस इक्वेशन से सिंपली हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो इंसान का बिहेवियर है वो चेंज होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो ह्यूमन के बिहेवियर के चेंज होने के पीछे है वो पहला तो इस चीज़ पे है कि वो इंसान जो है वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स में, मतलब अलग अलग एट्रीब्यूट्स में. तो पहला तो ये है कि उसका जो जेनेटिक इंडोवमेंट है वो कैसा है, उसका बिहेवियर उस चीज़ पे डिपेंड करेगा. उसके बाद उसने अपनी लाइफ में किस किस तरीके के एक्सपीरियंस जो हैं वो देखे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा. और थर्ड पॉइंट यही है कि वो अपने इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में हमने उसको रखा हुआ है उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा. सो हेयर इन द इन्वायरमेंट इज़ conceptualized as it is perceived or made sense of by द पर्सन. तो अब यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो हमारे कॉन्सेप्ट में आ गया है या फिर मतलब वो कंसेप्चुअलाइज किस तरीके से हुआ है, परसीव या तो हमने उसको परसीव किया है या फिर वो किस तरीके से जो सेंस है उसका जो इंसान से सेंस है उसका वो किस तरीके से वो बना रहा है. तो साइकोलॉजिस्ट हैव फॉर अ लॉन्ग टाइम कंसीडर्ड दैट नो टू इंडिविजुअल आर द सेम. तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ कंसीडर की थी कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हैं, सेम नहीं होते हैं. If one considers their psychological attributes, they vary with respect to their intelligence, interest, values, aptitudes and various other personality characteristics. तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी दो इंसान सेम नहीं होते हैं, स्पेशली जब अगर हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ले रहे हैं तो हर एक इंसान का जो इंटेलिजेंस है वो अलग होगा, उनका इंटरेस्ट अलग होगा, उनकी वैल्यूज़ अलग होगी, उनका एप्टीट्यूड अलग होगा, और जो उनकी बहुत अलग अलग जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी, अलग होंगी. इन फैक्ट psychological test come to be constructed to measure such differences. और क्या है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो इस चीज़ के साथ में आते हैं कि जो मतलब वो ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं या मेजर करते हैं, मतलब इन्हीं डिफरेंस को क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो मेजर करता है. ठीक है. अ डिसिप्लिन कॉल्ड डिफरेंशियल साइकोलॉजी विच फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस इमर्ज एंड फ्लोरिश इन द लेट 19th and
अर्ली 20th सेंचुरी। तो अब एक जो डिसिप्लिन था डिफरेंशियल साइकोलॉजी का, जो कि हर एक इंसान के मतलब डिफरेंस के बारे में था, जो कि फ्लोरिश हुआ, यानी कि जो अच्छे से इमर्ज हुआ, बाहर निकल के आया, तो वो लेट 90s और अर्ली 20s के टाइम पे आया था। मोस्ट ऑफ इट स्टिल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। और ये जो डिफरेंशियल साइकोलॉजी था, इसमें बहुत सारा जो फॉर्म है वो पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंदर आता था। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल्दो core psychological process are universal, they are susceptible to individual डिस्पोजिशन। तो अब साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर एक इंसान में वो होती है, मतलब कॉस्मोपॉलिटेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान जो है वो अलग तरीके से, उसमें अलग डिस्पोजिशंस होती हैं और वो अलग तरीके की उसके अंदर प्रोसेस होती है और अलग तरीके की प्रोसेस के लिए वो ससेप्टेबल होता है। सो बिसाइड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, psychologists also believe that there are variation in behaviors which occur due to environmental factors। तो अब इसके अलावा कि जो हर एक इंडिविजुअल है वो अलग है, साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ को भी मानते थे कि ये जो वेरिएशंस हैं बिहेवियर में, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी होते हैं। सो दिस इज़ अ व्यू विच साइकोलॉजिस्ट हैव टेकन फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये जो व्यू है कि जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहा है, ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट से ली थी। उसके बाद क्या है, इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट्स एंड बायोलॉजिस्ट, तो इन लोगों से इन्होंने ये ली थी कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है ये इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट लुक फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल फिनोमिना बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। तो अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है एक इंडिविजुअल के, वो उसके इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के साथ चेंज हो रही है। ऑल दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट था, साइकोलॉजिस्ट टू सीक आउट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये डिफ़िकल्ट था क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या चीज़ देखी, जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में। देन वी हैव द नेक्स्ट थीम विच इज़ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कस्ड। किस तरीके से ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो हो रहा है, तो ये थर्ड थीम है जिसमें मतलब एक्सपेरिमेंट की। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कॉजेज विच आर इंटरनल और एक्सटर्नल हैविंग लोकेशन इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे वो ये चीज़ बिलीव करते थे कि जितने भी ह्यूमन हैं और जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किन टर्म्स में, जो उनके इंटरनल, जो ऑर्गेनिज्म का इंटरनल है, एक्सटर्नल लोकेशन है इन्वायरमेंट के बाहर, उससे। कैजुअल एक्सप्लेनेशन आर सेंट्रल टू ऑल साइंसेस बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैम नो प्रिडिक्शन विल बी पॉसिबल। तो अब ये जो कैजुअल एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नल लोकेशन या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट की या फिर इंडिविजुअल के इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्शन जो है वो हर साइंस में था। ऑल दो साइकोलॉजिस्ट लुक फॉर कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, हालांकि जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कैजुअल एक्सप्लेनेशन, इन बिहेवियर्स का कैजुअल एक्सप्लेनेशन की तरफ देख रहे थे। दे ऑल्सो रियलाइज दैट सिंपल लीनियर एक्सप्लेनेशन, उन्होंने ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि जो सिंपल लीनियर एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि एक्स कजिंग वाई डू नॉट होल्ड ट्रू,
कि एक्स की वजह से कुछ वाई हो रहा है, ऐसा कुछ क्या है, ट्रू नहीं है। देयर इज़ नो वन कज वन कज ऑफ बिहेवियर, यानी कि फॉर एग्जांपल एक एक बच्चा है दैट इज़ वेरी बहुत ज़िद कर रहा है वो चॉकलेट के लिए, तो इस बिहेवियर का सिर्फ एक कज़ नहीं हो सकता है, इसके बहुत सारे कज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि उस बच्चे को बहुत क्रेविंग हो रही हो चॉकलेट की, मे बी ही लाइक्स ईटिंग चॉकलेट अलॉट, मतलब कुछ भी कज़ हो सकता है, बट जो एक बिहेवियर है इंडिविजुअल का, या फिर मे बी पॉसिबल वो चिढ़ा हुआ हो अपने पेरेंट्स से, तो कुछ भी कर्ज हो सकता है। तो यहाँ पे एक कर्ज नहीं होता किसी भी बिहेवियर के पीछे, उसके पीछे और भी कर्जेस हो सकते हैं। सो ह्यूमन बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कर्जेस। तो ह्यूमन के बिहेवियर के पीछे क्या है, मल्टीपल कर्ज होते हैं। Psychologists therefore look for causal models which were a set of interdependent variables and are used to explain a behavior. तो अब ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये इस चीज़ पे कैजुअली देखते हैं, इन मॉडल्स पे देखते हैं जहाँ पे एक सेट होता है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, यानी कि एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा, और उसकी मदद से वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर को। व्हेन इट इज़ सेड दैट बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कजेज, इट मीन्स दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट वन कज। तो जब हम ये देख रहे हैं कि जो बिहेवियर है उसके मल्टीपल कजेज़ हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो उसके मीन्स हैं उसमें जो डिफ़िकल्ट पिन पॉइंट है एक कज़ का, बिहेवियर का, बिकॉज इट मे इट सेल्फ बी कज्ड बाय अनदर वेरिएबल विच इन टर्न मे बी कज्ड बाय सम अदर। तो बात यही है कि एक बिहेवियर में भी किसी और वजह से हो रहा हो, उसका पिन पॉइंट कुछ और हो, या फिर वो क्या है, बिकॉज इट मे इट सेल्फ बी कज्ड बाय अनदर वेरिएबल, या फिर वो बिहेवियर किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो इसमें मतलब ये विच इन टर्न में कज्ड बाय और सम अदर। तो ये जो है, ये बिहेवियर जो है वो अलग अलग तरीके से, इस तरीके से डिपेंडेंट होता है, यानी एक की वजह से एक नहीं होता, बहुत सारे कजेस हो सकते हैं। Then we have the next theme, which is understanding of human behavior in constructed in culturally constructed is culturally constructed, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। जो ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली मतलब कल्चर के हिसाब से किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है। सो दिस थीम विच हैज़ रिसेंटली सरफेस्ड, तो ये जो थीम है इसने ये आज ही कल मतलब ये रिसेंटली क्या हुई है, सरफेस पे आई है, यानी कि इस रिसेंटली हम इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। There are psychologists who believe that most psychological theory and models are Euro-American in nature. तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ बिलीव करते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी होती हैं और जो मॉडल्स होते हैं ये यूरो अमेरिकन नेचर में होते हैं, एंड देयर फोर डू नॉट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर्स इन अदर कल्चरल सेटिंग। तो इसीलिए ये क्या है, ये जो और जो कल्चर्स हैं, जैसे एशियन कल्चर है, वाइल टॉकिंग अबाउट एशिया, और अफ्रीकन कल्चर है या फिर ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, उन पे क्या है, ये उतने अच्छे से जो है उनको हेल्प नहीं कर सकते उतने अच्छे से, क्योंकि ये क्या है, उनकी कल्चरल सेटिंग पे नहीं बैठ रहे। सो साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका हैव बीन critical of Euro-American approach, which are propagated as universal। तो इसके वो क्या है, खिलाफ हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो अप्रोच है ये बेसिकली यूरो अमेरिकन अप्रोच है। अ सिमिलर critique is made by feminists who argue that psychology offer a male perspective and ignores the perspective of women। और इसी मतलब जैसे एक यूरो अमेरिकन अप्रोच कह रहे हैं हम,
तो सेम वैसे ही जो फेमिनिस्ट थी, उन्होंने ये चीज़ कही कि जो हम साइकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, मेल इन्फ्लुएंस्ड है, मेल परसेप्शन को दिखाया गया है, और फीमेल पर्सपेक्टिव है उसको पूरी तरीके से इनने क्या किया है, इग्नोर किया है. तो दे आर्ग्यू इन फेवर ऑफ अ dialectical approach which will accommodate both male and female perspective in understanding human behavior. तो अभी ये कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ डायलैक्टिकल अप्रोच, यानी कि दोनों तरफ से एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो क्या करे, दोनों ही यानी कि मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव को क्या करे, समझे, लेकर चले ह्यूमन के बिहेवियर को समझने में. तो ये है. And then we have the next theme, which is human behavior can be controlled and modified through the application of psychological principle. तो जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो ह्यूमन क्या है, कंट्रोल है, वो हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं. और ये जो एप्लीकेशन है ये किसकी है, ये है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है. So, why do scientists like to know how certain events can be controlled, be they physical or psychological? तो ऐसा क्यों है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि कैसे हम फिज़िकली और साइकोलॉजिकली क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें इवेंट्स को. देयर कंसर्न अराइजेस फ्रॉम देयर डिज़ायर to develop techniques or methods that will improve the क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो अब उनका कंसर्न बेसिकली इस चीज़ से है कि किस तरीके से ऐसी टेक्निक्स या फिर ऐसे मेथड हम डेवलप करें जो कि ह्यूमन की क्या करें, लाइफ को, जो ह्यूमन की क्वालिटी है लाइफ की, उसको क्या करें, इम्प्रूव करें. So psychologists also seek the same while applying knowledge generated by them. तो अभी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या चीज़ करते हैं, ये इसी चीज़ को सेम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज जो उन्होंने जनरेट की है उससे. So this often requires removal of certain difficulties or adverse conditions that individual experience in different phases of their life. तो ये क्या है, ये कुछ इसमें क्या होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं हमें जो क्या करती हैं, रिमूव करती हैं कुछ जो सर्टेन डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर एडवर्स कंडीशंस हैं किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस की डिफरेंट फेजेस में उसके लाइफ के. Consequently, psychologists make certain interventions into the life of needy people. इसी तरीके से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कुछ क्या कर सकें, इंटरवेंशंस कर सकें, कुछ हेल्प पहुंचा सकें उन लोगों को जिनको ज़रूरत है. सो दिस अप्लाइड रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैज़ वन ऑन द वन हैंड brought the subject closer to life people in general than other social science subject in knowing the limits and applicability of its principle. Then we have, on the average hand, this role has also been very helpful in popularizing psychology as a subject in itself. तो thus several independent branches of psychology have emerged. तो बहुत सारी जो independent branches हैं psychology की वो क्या हुई हैं, वो emerge हुई हैं, जो क्या चीज़ ट्राई कर रही हैं, जो ये चीज़ ट्राई कर रही हैं कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकें साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज़ हैं उन्हें और प्रिंसिपल्स को उनके, और जो फैक्ट होते हैं जो हम डायग्नोस करते हैं या फिर जो हम रिवॉल्व करते हैं, मतलब जिनके अराउंड जो प्रॉब्लम है वो रिवॉल्व हो रही है, जैसे कि जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजल सेटिंग्स में प्रॉब्लम है, या फिर क्लिनिकल सर्विसेज हैं, वेदर एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंट या फिर हेल्थ कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा. तो ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है ये, या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है, या एजुकेशनल या फिर इंजीनियर, मतलब
किसी भी तरीके की साइकोलॉजी है वो बेसिकली किस चीज़ से इंगेज हो रही है कि डिलीवर, मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को या फिर एक इंस्टीट्यूशन को। तो ये है। देन moving towards the next, which is basic versus applied psychology. Discuss this in our next video, and the next, which is psychology and other disciplines.